हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द कैटलिस्ट डिजिटल केमिस्ट्री क्लासेस। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां आपको मिलती है 11th, 12th, बीएससी, एमएससी केमिस्ट्री क्लासेस बिल्कुल फ्री में। दोस्तों, कल हमने बात की थी बीएससी पार्ट 3 के यूनिट नंबर 2 मेटल लिगेंड बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेज, जिसमें हमने पढ़ा था कि 4 सिद्धांत होते हैं जो कि मेटल लिगेंड बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करते हैं। उसमें हमने बात की थी कल पहले सिद्धांत की, यानी वीबीटी थ्योरी की, जो कि पॉलिंग के द्वारा दिया गया था। उसी में हम लोग आगे देखते हैं कि वीबीटी सिद्धांत में ऐसी क्या क्या कमियां रहीं जिसकी वजह से हमें और आगे के सिद्धांतों की जरूरत हुई, और कौन कौन से आगे के सिद्धांत आए और वो मेटल लिगेंड बॉन्डिंग को किस तरह से एक्सप्लेन करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग देखते हैं वीबीटी सिद्धांत की कमियां, यानी लिमिटेशंस ऑफ वीबीटी। दोस्तों, इसमें सबसे पहले हम लोग देखें तो पहला इसमें आता है धातु की प्रकृति की ये चर्चा ही नहीं करता। यानी जो वीबीटी सिद्धांत है मेटल लिगेंड के लिए वो केवल मेटल की ही चर्चा करता है। लिगेंड की प्रकृति के बारे में हमें कुछ नहीं बताता कि लिगेंड किस तरह का होना चाहिए, लिगेंड प्रबल क्षेत्र है या दुर्बल क्षेत्र लिगेंड है। तो इसलिए वीबीटी सिद्धांत की एक महत्वपूर्ण कमी है कि ये सिर्फ मेटल का ही जिक्र करता है। वैसे जब मेटल और लिगेंड बॉन्डिंग हो रही है तो मेटल जितनी इंपॉर्टेंट है उसमें लिगेंड भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन ये सिद्धांत लिगेंड के बारे में हमें ज्यादा कुछ नहीं बताता है। आगे हम लोग देखें तो सेकंड आता है संकुलों के रंग, चुंबकीय गुण और अवशोषण स्पेक्ट्रम की। ये सिद्धांत जो है वो मात्रात्मक व्याख्या नहीं करता। यहाँ मात्रात्मक व्याख्या से हमारा मतलब है कि ये जो सिद्धांत है वो कितनी क्वांटिटी में जो अवशोषण स्पेक्ट्रम है, कितने गहरे आएंगे, कितने हल्के आएंगे, या फिर किसी भी संकुल के जो रंग हैं वो कितने गहरे होंगे, हल्के होंगे, इस तरह की मात्रात्मक व्याख्या ये सिद्धांत नहीं करता। साथ ही साथ ये भी नहीं बताता कि चुंबकीय गुण की मात्रा कितनी है। तो इस तरह से वीबीटी सिद्धांत की ये भी एक कमी है कि संकुलों के रंग, चुंबकीय गुण और अवशोषण स्पेक्ट्रम की मात्रात्मक व्याख्या नहीं करता है। इसके बाद आगे हम लोग देखें तो थर्ड आता है कि आंतरिक कक्षक व बाह्य कक्षक संकुल कब कब बनते हैं। यह सिद्धांत इस बात को भी एक्सप्लेन नहीं करता। यानी आंतरिक कक्षक संकुल बनते तो हैं और बाह्य कक्षक संकुल भी बनते हैं, लेकिन किस परिस्थिति में बनते हैं इस बात को यह सिद्धांत एक्सप्लेन नहीं करता। जैसे हम लोग देखें, आंतरिक कक्षक संकुल जब बनते हैं तो उस कंडीशन में कुछ अंदर के डी कक्षक खाली होते हैं। तो उस कंडीशन में यह सिद्धांत बताता है कि पहले तो इस सिद्धांत ने एक्सपेरिमेंटल चीजों को देखा, किस तरह की ज्यामिति है, किस तरह के इनमें गुण हैं। उसके बाद यह सिद्धांत संकरण की सहायता से सभी चीजों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है। लेकिन वहां पर ये आंतरिक कक्षक संकुल ही क्यों बना, बाह्य कक्षक क्यों नहीं बना, या फिर बाह्य कक्षक ही क्यों बना, आंतरिक कक्षक संकुल क्यों नहीं बना, इस बात को अच्छे तरीके से यह सिद्धांत एक्सप्लेन नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं, यहां पर एक एग्जाम्पल है जिसमें एक संकुल आयन है कोबाल्ट का, और कोबाल्ट यहां पर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है हमारे पास। तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो यह सिद्धांत यहां पर कोबाल्ट, जब कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है ऑर्गन 3d7, 4s2, 4p0 एंड 4d0, जैसा कि हमने पहले भी जिक्र किया है कि जहां चौथा कोश या चौथी कक्षा स्टार्ट हो गई वहां एस कक्षक भी है, पी कक्षक भी है, डी कक्षक भी है। इलेक्ट्रॉन चाहे उसमें हो या नहीं हो, अगर हमें जरूरत पड़ रही है तो हम उनको बिना इलेक्ट्रॉन के शो कर सकते हैं, यानी 0 इलेक्ट्रॉन शो करके हम उन्हें लिख सकते हैं। तो यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि 3d ऑर्बिटल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4s जो ऑर्बिटल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4p में और 4d कक्षक में इलेक्ट्रॉन्स नहीं हैं। तो इसलिए यहां पर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में देखें तो 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स यहां हमारे पास कोबाल्ट के 3d कक्षक में हैं और 2 इलेक्ट्रॉन्स 4s कक्षक में होते हैं। अगर कोबाल्ट की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट की हम लोग बात करें तो यहां हम लोग देख सकते हैं कि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, अब देखो बाहर का जो ऑर्बिटल है वो है 4s, तो इलेक्ट्रॉन जब निकलता है वो 4s कक्षक से निकलेगा। और जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं उस वक्त जब इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं तो 3d कक्षक से पहले 4s कक्षक में इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं। उसमें आता है हमारे पास n+l का नियम, जो कि ये बताता है कि n+l का मान जिस कक्षक के लिए कम होता है उस कक्षक में
पहले इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं। ये सभी इलेक्ट्रॉन्स भरने का जो नियम होता है वो आता है आपबो नियम। आपबो नियम के अंतर्गत हम लोग जानते हैं कि पहले निम्न ऊर्जा के कक्षक भरे जाते हैं, उसके बाद उच्च ऊर्जा के कक्षक भरे जाते हैं। तो यहाँ पर n+l, जहाँ पर n मुख्य क्वांटम संख्या है और l है द्विगंशीय या एजीमुथल क्वांटम संख्या। तो जिस कक्षक के लिए या जिन भी इलेक्ट्रॉन्स के लिए n+l का मान कम होगा, जैसे मान लीजिए 3d कक्षक के लिए n+l का मान आता है, यहाँ d ऑर्बिटल के लिए l का मान होता है 2 और n का मान होता है 3। इस कंडीशन में n+l का मान आता है 5। इसी तरह से अगर 4s कक्षक की हम लोग बात करें तो 4s कक्षक के लिए n का मान आता है 4 और s का मान आता है 0। यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि n+l का मान कम आता है 4s कक्षक के लिए। तो जिस भी कक्षक के लिए n+l का मान कम होता है उस कक्षक की ऊर्जा भी कम होती है और इलेक्ट्रॉन्स पहले उसी कक्षक में भरे जाते हैं। लेकिन जैसे ही 3d कक्षक में इलेक्ट्रॉन्स आने लग जाते हैं उस कंडीशन में 3d कक्षक की एनर्जी थोड़ी सी कम हो जाती है और 4s कक्षक की एनर्जी थोड़ी ज्यादा रहती है। तो जब इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं तो पहले 4s कक्षक से निकलेंगे, बाद में 3d कक्षक से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं। तो यहाँ हम लोगों ने CO2 पॉजिटिव यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स कोबाल्ट से बाहर निकाले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से। तो हम लोग देख सकते हैं कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा ऑर्गन 3d7 4s0 4p0 एंड 4d0। तो यहां पर जैसे ही कोबाल्ट के पास NH3 जैसा लिगेंड आता है तो यहां पर ये जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये अंदर के कक्षकों में युग्मन कर लेते हैं। आगे हम लोग देखें तो अंदर के कक्षकों में जब इलेक्ट्रॉन्स युग्मन कर लेते हैं तो अंदर के d कक्षक खाली हो जाते हैं, यानी 3d कक्षक खाली हो जाते हैं और उस कंडीशन में इसका जो संकरण होता है वो हो जाता है d2sp3। और क्योंकि 6 लिगेंड है तो अष्टफल की ज्यामिति होगी और d2sp3 संकरण इसका हो जाता है। यहां पर ये एग्जाम्पल थोड़ा अलग है क्योंकि इस एग्जाम्पल में हमने कोबाल्ट की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ली है और ये इसकी अपचयक प्रवृत्ति को एक इलेक्ट्रॉन यहाँ बता रहा है, जो कि हम लोग आगे के एग्जाम्पल में समझेंगे। तो ये सिद्धांत इस चीज को एक्सप्लेन नहीं करता कि आंतरिक कक्षक संकुल कब बनते हैं और बाह्य कक्षक संकुल कब बनते हैं और क्यों बनते हैं, क्योंकि यहाँ पर जब इसने इलेक्ट्रॉन को अंदर युग्मित कर दिया इसका कोई विशेष कारण ये सिद्धांत नहीं देता है कि इलेक्ट्रॉन्स युग्मित क्यों हो जाते हैं। जैसे हम लोग देखें सबसे पहले भी बताया कि ये सिद्धांत प्रैक्टिकली चीजों को एक्सप्लेन करता है कि प्रैक्टिकली होता क्या है, उसके बाद संकरण से उन चीजों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है। तो जब प्रैक्टिकली देखा गया कि इसमें इसकी ज्योमेट्री जो है अष्टफल की आ रही है तो इसने उस बात को सही साबित करने के लिए इन इलेक्ट्रॉन्स का अंदर के कक्षकों में युग्मन करवाया, जिससे अंदर के कक्षक खाली हो गए d कक्षक, और संकरण जब d2sp3 बनेगा तो ज्यामिति अष्टफल की हो जाती है। तो एक सही कारण ये सिद्धांत नहीं देता है कि आंतरिक कक्षक और बाह्य कक्षक संकुल कब बनते हैं। जब बाहर के d कक्षक भाग लेंगे तो बाह्य कक्षक संकुल बन जाते हैं। तो इस तरह से ये एक वीबीटी सिद्धांत की कमी है। अगर हम लोग आगे देखें तो नेक्स्ट कमी आती है वीबीटी सिद्धांत की, कोबाल्ट सेकंड के समान ये कॉपर सेकंड की ज्यामिति को नहीं समझाता। यानी कहने का मतलब ये है कि कोबाल्ट सेकंड जो है जिसमें कोबाल्ट का कोई संकुल जिसमें कोबाल्ट +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, उस तरह के संकुल आयनों के लिए ज्यामिति एक्सप्लेन कर पाता है और सही तरीके से कर पाता है। लेकिन कॉपर जो सेकंड है यानी कॉपर जिन संकुलों में +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है उन संकुलों की ज्यामिति को ये सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाता। या हम लोग यूं भी कह सकते हैं कि उनकी ज्यामिति के आधार पर ये उनके गुणों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है, जो बिल्कुल भी एक सही विधि नहीं होती है। यानी सिर्फ और सिर्फ संकुल आयन की ज्यामिति को एक्सप्लेन करने के लिए कुछ इलेक्ट्रॉनों का निम्न ऊर्जा से उच्च ऊर्जा में पहुंचाना या उच्च ऊर्जा से निम्न ऊर्जा में पहुंचाना, वो भी बिना किसी कारण के, तो वो एक सही विधि नहीं मानी जाती है। हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे फिर से उसी एग्जाम्पल को ले सकते हैं। जैसे हम लोगों ने देखा CONH362 पॉजिटिव है, यहां पर हम लोग देखें तो वही 27 है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जिसमें 3d7 4s2 4p0 4d0। अगर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट की हम लोग बात करें तो यहां पर आता है ऑर्गन 4s कक्षक से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया ऑर्गन 3d7 4s0 4p0 एंड 4d0। अगर हम लोग इसमें देखें तो जब NH3 लिगेंड इसके पास आता है, NH3 लिगेंड पास आता है, तो उस कंडीशन में अब NH3
वैसे तो आता है जब स्पेक्ट्रमी रासायनिक श्रेणी हम लोग पढ़ते हैं, जो कि बाद में आई थी वीबीटी सिद्धांत के। ये आई थी जब सीएफटी सिद्धांत था, उस टाइम पर वीबीटी ये स्पेक्ट्रमी रासायनिक श्रेणी आती है। उसमें हम लोग देखते हैं कि NH3 नॉर्मली प्रबल लिगेंड में गिना जाता है, लेकिन ये एक थोड़ा सीमावर्ती लिगेंड भी होता है, यानी दुर्बल लिगेंड होने में और प्रबल लिगेंड होने में बहुत जो बाउंड्री लाइन आती है वहां पर आता है NH3 लिगेंड। तो यहाँ पर NH3 प्रबल लिगेंड की तरह रिएक्ट करता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो NH3 लिगेंड जैसे ही कोबाल्ट 2 पॉजिटिव जब अवस्था में होता है तब उसके पास आता है। उस कंडीशन में हम लोग देखते हैं कि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन अंदर के डी कक्षक जो हैं उसमें युग्मित हो जाता है, लेकिन उसके बाद भी एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यहाँ हमारे पास बच जाता है। वीबीटी सिद्धांत बताता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो 4d कक्षक में उत्तेजित होकर चला जाता है। अब 4d कक्षक में उत्तेजित होकर चला जाता है तो उस कंडीशन में हमारे पास 2d कक्षक, एक s और 3p कक्षक खाली हो जाते हैं। तो यहाँ पर इसका संकरण हो जाता है d2sp3, और d2sp3 संकरण होने पर ज्यामिति इसकी होती है अष्टफल की है। ये सब चीजें इसने एक्सप्लेन की, भाई ज्यामिति वगैरह एक्सप्लेन इसने प्रैक्टिकली देखा, उसके बाद चीजों को एक्सप्लेन करने की कोशिश की, तो कुछ रिजल्ट अच्छे से आ गए, यानी सही प्राप्त हो गए। अगर यहां हम लोग देखें तो इसने एक इलेक्ट्रॉन को उत्तेजित कर दिया। तो यहां से जब बाद में स्टडी की गई कि कोबाल्ट की अपचायक प्रवृत्ति होती है या ऑक्सीकारक प्रवृत्ति होती है, तो जब इस नेचर का स्टडी किया गया तो वहां से हमें पता लगा कि कोबाल्ट की प्रकृति अपचायक होती है, यानी अपचायक और ऑक्सीकारक दो चीजें होती हैं। अपचायक वो होता है जो खुद का ऑक्सीकरण करता है और दूसरे का अपचयन कर देता है, यानी खुद से तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा और इलेक्ट्रॉन किसी को दे रहा है, तो जिसको भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है उसका ये अपचयन करता है। तो यहां पर हम लोग देख सकते हैं कोबाल्ट की अपचायक प्रवृत्ति होती है, और एक होती है ऑक्सीकारक प्रवृत्ति। ऑक्सीकारक का मतलब होता है कि खुद का तो अपचयन हो और दूसरे वाले किसी धातु का या किसी भी परमाणु का ये या किसी भी आयन का अपचयन ये कर देता है, ऑक्सीकरण ये कर देता है। जैसे मान लो खुद का तो अपचयन होगा और दूसरे का ये करेगा ऑक्सीकरण। वो कब होगा? जब कोई परमाणु किसी दूसरे परमाणु के पास जाता है या आयन के पास जाएगा, अगर वहां से इलेक्ट्रॉन लेता है तो इलेक्ट्रॉन लेगा तो खुद का अपचयन होगा और दूसरा जब इलेक्ट्रॉन देगा तो उसका ऑक्सीकरण हो जाता है। तो इस तरह की जो नेचर है वो कहलाती है ऑक्सीकारक प्रवृत्ति। और जब दूसरे का अपचयन होता है और खुद को ऑक्सीकरण होता है, यानी खुद से इलेक्ट्रॉन निकालकर दूसरे को दे रहा है, तो उसका अपचयन हो रहा है और खुद का ऑक्सीकरण हो रहा है, तो उस प्रवृत्ति को हम लोग बोलते हैं अपचायक प्रवृत्ति। अगर हम लोग यहां देखें तो ये इलेक्ट्रॉन इस वक्त नाभिक से बहुत ज्यादा दूर जा चुका है। बहुत ज्यादा दूर जाने के कारण अब ये बड़ी आसानी से, अब बहुत ही कम ऊर्जा पर नाभिक से अलग हो जाएगा। तो उस कंडीशन में बहुत कम, यानी इलेक्ट्रॉन बड़ी आसानी से ये डोनेट कर पा रहा है, तो इसलिए जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन देगा उतनी आसानी से इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकलेंगे। और अगर कोई परमाणु या आयन इसके पास है जिसको मस्ट नीड है इलेक्ट्रॉन की, वो तेजी से यहां से इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो यानी जब ये इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है बाहर, जो कि बहुत कम एनर्जी पे जा रहे हैं, तो दूसरा वाला परमाणु तेजी से यहां से इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो उस कंडीशन में ये उसका क्या कर रहा है? अपचयन कर रहा है। तो प्रैक्टिकली जब ये चीज देखी गई तो यहां पर हम लोगों को पता लगती है कि इसका अपचायक नेचर भी होता है, यानी ये अपचायक प्रवृत्ति शो करता है। तो प्रैक्टिकली देखा गया और थियोरेटिकली देखा गया तो वीबीटी सिद्धांत में ये चीज तो ठीक तरीके से एक्सप्लेन हो जाती है। लेकिन जब यही चीज इसने एक्सप्लेन करने की कोशिश की कॉपर के संकुल आयन में, जिसमें कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, तो वहां पर इस सिद्धांत में कुछ कमी देखने को मिलती है। देखो, कॉपर जब +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाता है, यहां पर कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। अगर इसकी हम लोग बात करें तो 29 इसका एटॉमिक नंबर होता है। अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख दो 3d10, 4s1 एंड 4p0। तो यहां पर 3d कक्षक फुलफिल है, एक इलेक्ट्रॉन 4s कक्षक में, बाकी 4p यहां पर हमारे पास खाली कक्षक है। आगे हम लोग कॉपर की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट जब देखते हैं तो 3d9 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यानी एक इलेक्ट्रॉन 4s कक्षक से बाहर निकला और एक इलेक्ट्रॉन 3d कक्षक से बाहर निकल गया। तो वहां हम लोग जब देखें तो एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हमारे पास 3d कक्षक में यहां रह जाता है।
ये सिद्धांत जब साइनाइड इसके पास आता है, तो जब साइनाइड एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड के समान माना जाता है, तो उस कंडीशन में जब साइनाइड इसके पास आता है, तो साइनाइड के आने पर इस इलेक्ट्रॉन का उत्तेजन ये 4p कक्षक में कर देते हैं। तो 4p कक्षक में इलेक्ट्रॉन चला जाता है, इस वजह से यहाँ dsp2 संकरण पाया जाता है और वर्गाकार समतलीय ज्यामिति इसकी हो जाती है। लेकिन ये विधि बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि जब प्रैक्टिकली हम लोग ये देखते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन जब ESR विधि से हम लोग देखते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस, इस विधि द्वारा एक्सप्लेन किया जाता है, तो हमें पता लगता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये 4p कक्षक में ना होकर 3d कक्षक में ही रहता है। लेकिन इस सिद्धांत ने तो क्या किया, इस इलेक्ट्रॉन को 4p कक्षक में ले गया, जो बिल्कुल भी सही नहीं है। और ये सब चीजें की गई केवल इसकी वर्गाकार समतलीय ज्यामिति को समझाने के लिए। तो इस तरह से यह सिद्धांत कॉपर की वर्गाकार समतलीय ज्यामिति को समझाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को 4p कक्षक में उत्तेजित करता है, जो कि बिल्कुल ही गलत विधि होती है। तो ये एक वीबीटी सिद्धांत की कमियां हैं। आगे हम लोग और कमियां अगर इसकी डिस्कस करें तो हम लोग देख सकते हैं कि यह सिद्धांत अभिक्रिया की दर और क्रियाविधि को नहीं समझाता, यानी रेट ऑफ रिएक्शन क्या रहेगी, अभिक्रिया की क्रियाविधि या मैकेनिज्म क्या रहेगी, इस सिद्धांत से हम उसको नहीं बता सकते। नेक्स्ट हम लोग देखें कि 5 उप सहसंयोजक संख्या वाले संकुलों के व्यवहार को भी यह सिद्धांत नहीं समझा पाता। यानी 5 उप सहसंयोजक संख्या वाले जो कोई संकुल है, जैसे निकिल है, Pb2 पॉजिटिव है, यानी 5 उप सहसंयोजक संख्या वाले कुछ संकुल होते हैं, जैसे Ni2 पॉजिटिव है, Pb2 पॉजिटिव है, Au3 पॉजिटिव है। इस तरह के जो संकुल आयन है वो 5 उप सहसंयोजक संख्या वाले संकुल बनाते हैं। इनकी ज्यामिति को भी यह सिद्धांत नहीं समझा पाता है, यानी इसमें किस तरह से बॉन्डिंग होगी, प्रॉपर तरीके से यह सिद्धांत इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, और किस तरह से इनके कक्षकों का स्थायित्व होता है। तो ये भी एक इस सिद्धांत की कमी होती है। जब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं संकुलों की विकृति को यह सिद्धांत नहीं समझा पाता। अगर हम लोग देखते हैं तो कुछ संकुल होते हैं जिनमें विकृति पाई जाती है, जैसे कॉपर है, कॉपर सेकंड के जो संकुल होंगे उनमें विकृति पाई ही जाती है। साथ ही साथ जो टाइटेनियम 3 पॉजिटिव वाले संकुल होते हैं उनमें भी विकृति पाई जाती है, जिसको हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन आगे की क्लासों में पढ़ेंगे। यानी जब हम लोग CFT को एक्सप्लेन करेंगे तो इनकी विकृतियों को समझेंगे कि विकृत कैसे होते हैं। जो कॉपर का जो संकुल होता है, अगर कॉपर की ज्यामिति की हम लोग व्याख्या करें या कॉपर के किसी संकुल की ज्यामिति की हम लोग व्याख्या करें, मान लीजिए अष्टफल की या वर्गाकार समतलीय, तो उसमें जो ऊपर और नीचे वाले लिगेंड रहते हैं, यानी 4 लिगेंड तो 4 कोनों पर स्थित होते हैं, लेकिन ऊपर और नीचे वाले जो लिगेंड होते हैं वो बहुत दूर स्थित होते हैं कुछ नाभिक से। तो इसलिए जो प्रॉपर जो उनकी ज्यामिति आनी चाहिए वो नहीं आ पाती, उसमें विकृति आ जाती है। तो यानी कॉपर और टाइटेनियम के जो संकुल हैं उनकी विकृति क्यों आती है, उसको यह सिद्धांत बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे संकुलों की उत्तेजित अवस्था के बारे में यह सिद्धांत बिल्कुल मौन है। यानी संकुलों की उत्तेजित अवस्था से यहां मतलब है कि किसी संकुल में जब कोई इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होता है तो क्या कारण है कि इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर निम्न ऊर्जा से उच्च ऊर्जा के कक्षकों में जाता है। जैसे हम लोग यहां देख सकते हैं कि यहां पर हमने एक इलेक्ट्रॉन को उत्तेजित किया और 4d कक्षक में लेकर गए, लेकिन ये उत्तेजित क्यों होते हैं इलेक्ट्रॉन, किस वजह से होते हैं, और अगर होते हैं तो सभी संकुलों में क्यों नहीं होते, किसी किसी संकुल में ही क्यों हो पाते हैं। यह सिद्धांत उत्तेजित अवस्था के बारे में ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करता है, लेकिन हाँ ये जरूर बताता है कि उत्तेजित अवस्था पाई जाती है। आगे हम लोग देखें तो इसमें आता है चुंबकीय व्यवहार के आधार पर संकुलों की ज्यामिति को भी यह सिद्धांत एक्सप्लेन करता है। यानी पहले तो चुंबकीय गुणों का प्रैक्टिकल स्टडी किया गया, उसके बाद उन गुणों के आधार पर किसी संकुल की ज्यामिति कैसी होगी ये सिद्धांत उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है, जो भी बिल्कुल एक गलत विधि है, एक सही विधि नहीं मानी जाती है। अगर हम लोग एग्जाम तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं NiCN4 2 नेगेटिव, यानी निकिल यहाँ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। इस संकुल बाद में हम लोग देखें तो निकल 28 होता है इसका एटॉमिक नंबर, और यहाँ इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 3d8 4s2 4p0। ऑर्गन को यहाँ हम लोग लिख नहीं रहे हैं क्योंकि अंडरस्टूड है कि 18 इलेक्ट्रॉन ऑर्गन में जा चुके हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखें तो 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 3d कक्षक में, और 4s कक्षक में युग्मित इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 2। जब निकल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में आता है तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं 4s कक्षक में से,
और 3D कक्षक में यहाँ हमारे पास 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जब साइनाइड लिगेंड इसके पास आता है, तो जब साइनाइड लिगेंड आता है तो ये इलेक्ट्रॉन अंदर के कक्षक में युग्मित हो जाता है इलेक्ट्रॉन के साथ। तो इस वजह से हमारे पास एक डी कक्षक खाली हो जाता है, और डी कक्षक खाली होने से DsP2 संकरण इसका होता है, जिसकी ज्यामिति होती है स्क्वायर प्लेनर यानी वर्गाकार समतलीय, और इसमें सभी इलेक्ट्रॉन्स युग्मित होने के कारण ये होता है एक प्रतिचुंबकीय। तो ये इसके सबसे पहले स्टडी की गई इसके चुंबकीय गुणों की, उसके बाद चुंबकीय गुण जब प्रतिचुंबकीय नेचर का ये संकुलायन आ गया, उसके बाद ये सिद्ध करने की कोशिश की गई है कि ये प्रतिचुंबकीय तो होता है प्रैक्टिकली, अब ये किस तरह से हो सकता है, उसके आधार पर इसकी ज्यामिति को एक्सप्लेन किया गया है, जो कि बिल्कुल भी एक सही विधि नहीं होती है। तो यहाँ पर जब प्रतिचुंबकीय आ गया तो ये पता लगता है कि प्रतिचुंबकीय तभी होगा जब सारे इलेक्ट्रॉन्स युग्मित होंगे, और सारे इलेक्ट्रॉन्स युग्मित होने की कंडीशन यही होती है। तो इस कंडीशन में अगर देखें हम लोग, तो यहाँ पर NiCN4 2 नेगेटिव यानी टेट्रासायनो निकलेट संकुल आयन जो है, उसके लिए चुंबकीय गुणों के आधार पर इसकी ज्यामिति को एक्सप्लेन किया गया है, जो कि बिल्कुल भी सही विधि नहीं होती है। अगर हम लोग आगे देखें तो ऐसा ही एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए निकिल Cl4 और 2 नेगेटिव संकुल आयन है, यानी टेट्राक्लोरो निकलेट आयन है हमारे पास। अगर इसके लिए हम लोग बात करें तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि वही निकिल जो है, निकिल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमारे पास यही होता है 3d8 4s2 एंड 4p0। जब 2 इलेक्ट्रॉन्स निकिल से बाहर निकलेंगे, यानी निकिल जब +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में आएगा, तो उस कंडीशन में हम लोग देख सकते हैं कि 4s कक्षक से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, यानी 4s0 4p0, और 3d का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वही 3d8 रहेगा। लेकिन Cl नेगेटिव जो लिगेंड है वो यहाँ पर जब भी आता है इस निकिल 2 पॉजिटिव आयन के पास, तो इलेक्ट्रॉन्स युग्मित नहीं होते हैं। तो इस कंडीशन में हम लोग देख सकते हैं कि अगर यहाँ से हम लोग Cl नेगेटिव आयन को लगा दें, यानी निकिल के पास Cl नेगेटिव आयन यहाँ से रख दें, तो ये जो Cl नेगेटिव आयन जब भी आता है हमारे पास, तो उस कंडीशन में कोई भी इलेक्ट्रॉन्स युग्मित नहीं होगा, क्योंकि ये एक दुर्बल क्षेत्र लिगेंड माना जाता है, और दुर्बल क्षेत्र लिगेंड है इसलिए इलेक्ट्रॉनों का अंदर के कक्षकों में युग्मन नहीं होता है। इस वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन है ये उसी कक्षक में यानी 3D कक्षक में ही रहता है जहां पहले से था। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि जो 4 लिगेंड आते हैं Cl नेगेटिव, उस कंडीशन में बाहर के यानी 1s 4s और 3 4p कक्षक हमारे पास खाली रहते हैं। इस वजह से जो संकरण आता है वो आता है sp3 संकरण। sp3 संकरण आने के कारण हम लोग देख सकते हैं कि sp3 संकरण होने से, यानी sp3 संकरण जब भी आएगा उसमें ज्यामिति जो होगी वो होगी वर्गाकार जब भी sp3 संकरण आएगा ज्यामिति हमारे पास आ जाएगी टेट्राहेड्रल, यानी चतुष्फलकीय ज्यामिति में संकुल होगा। तो ये जो सिद्धांत है चुंबकीय गुणों के आधार पर, यानी चुंबकीय गुणों के आधार पर यह सिद्धांत एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है कि ज्यामिति कैसी होनी चाहिए संकुल की, जो कि बिल्कुल भी एक सही विधि नहीं होती है। इसलिए हम लोग देखें तो जब इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे तो इसकी चुंबकीय प्रवृत्ति होगी पैरामैग्नेटिक यानी अनुचुंबकीय, यानी अनुचुंबकीय प्रवृत्ति पहले पता की गई कि संकुल आयन की चुंबकीय प्रवृत्ति कैसी है। उसके बाद यह एक्सप्लेन किया गया कि अनुचुंबकीय प्रवृत्ति है तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे ही होंगे, और जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे तो उसकी ज्यामिति संकरण के आधार पर हम किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इस तरह से NiCl4 2 नेगेटिव की और NiCN4 2 नेगेटिव जैसे संकुल आयनों की ज्यामिति को एक्सप्लेन किया गया चुंबकीय गुणों की सहायता से, जो कि VBT बिल्कुल भी VBT के अनुसार एक सही विधि नहीं है। ये विधि एक जो एक निश्चित मापदंड होता है किसी भी संकुल आयन की ज्यामिति को ज्ञात करने का, वो एक मापदंड नहीं माना जाता है। तो ये भी एक VBT की कमी है। इस तरह से हम लोगों ने आज डिस्कस किया VBT की कमियों के बारे में, यानी कौन कौन सी कमियां VBT की होती हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत यानी CFT के बारे में। उसमें क्या नियम होते हैं, किस तरह से मेटल लिगेंड बॉन्डिंग को वो एक्सप्लेन करता है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।